टाटा, ये वर्ड सुनते ही आपके मन में टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रोडक्ट्स के बारे में ख्याल तो जरूर से आता होगा। फिर चाहे देश की सड़क पर दौड़ते हुए टाटा कंपनी की कार से लेकर हवा में एयर इंडिया के उड़ते जहाज तक, सुबह के एक कप चाय से लेकर नमक तक, या फिर पावर इंडस्ट्री से लेकर फैशन इंडस्ट्री तक, हर जगह टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का ही राज है। भारत में प्रेजेंट 100 से भी ज्यादा कंपनियां और ग्लोब में प्रेजेंट कई सारी कंपनीज टाटा ग्रुप के अंडर में ही आती हैं। अब टाटा कंपनी की सक्सेस को देखकर यही लगता है कि सर रतन टाटा की करेज और विजन की वजह से वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी बन चुकी है। हाँ, ये बात सही है, टाटा कंपनी की सक्सेस में सर रतन टाटा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन आज जो हम ये एम्पायर देख रहे हैं, इसकी नींव करीब 150 साल पहले ही रखी जा चुकी थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हुई टाटा कंपनी की शुरुआत। एक ऐसी कंपनी जो आगे चलकर एक ऐसे बिजनेस एम्पायर को खड़ा कर देगी जो कि ना ही केवल भारत को बदलेगा बल्कि पूरे भारतवासियों के दिलों को भी जीत लेगा। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हाँ, घंटी जरूर से ऑन कर लें ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ। तो चलिए चलते हैं आज से लगभग 150 साल पहले। 1839 ये वो साल था जब जमशेद टाटा जी का जन्म हुआ था। ईयर 1858 में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जमशेद टाटा जी अपने पिताजी के साथ कॉटन ट्रेडिंग के बिजनेस में आ जाते हैं। कई सारी परेशानियों का सामना करने के बाद अगले 10 सालों में उनका ये बिजनेस काफी बड़ा बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जमशेद जी कॉटन को ट्रेड करके खुश नहीं थे, बल्कि वो खुद कॉटन से क्लोथ्स को मैन्युफैक्चर करना चाहते थे। और इसी को देखते हुए 1877 में जमशेद टाटा जी ने नागपुर में एक एम्प्रेस मिल को सेटअप किया और क्लॉथ्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ के वर्कर्स अपने काम को ज्यादा सीरियस नहीं लेते थे। वहाँ रोजाना 20% से भी ज्यादा वर्कर्स काम पर नहीं आते थे, हफ्ते की छुट्टी लेते थे और ज्यादा देर तक वो काम नहीं कर पाते थे, जिससे उनकी कंपनी को नुकसान होता था। अब ये देखते हुए जमशेद टाटा जी ने एक तरकीब निकाली। जमशेद टाटा जी ने वर्कर्स के लिए प्रोविडेंट फंड की स्कीम लॉन्च की। मतलब ये कि वर्कर्स को उनके रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने वाली थी। साथ ही में उन्होंने वर्कर्स का मेडिकल इंश्योरेंस भी करवाया और स्पोर्ट्स डेज, फैमिली डेज जैसे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करवाए। इन सभी इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म करने वाले वर्कर्स को सबके सामने रिवॉर्ड भी किया जाता था। अब इन सभी इवेंट्स और पर्क्स की वजह से सभी वर्कर्स की अटेंडेंस और परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हुई। साल 1880 में जमशेद जी ने देखा कि भारत में इंडिपेंडेंस की डिमांड काफी बढ़ती जा रही है। जमशेद जी का मानना था कि भारत को इंडिपेंडेंट बनने के लिए इकोनॉमिकली आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और सभी इसेंशियल प्रोडक्ट्स को भारत के अंदर ही बनाना पड़ेगा। और इसीलिए जमशेद टाटा जी ने भारत में कई अलग अलग जगहों पर बिजनेस बिल्ड करना शुरू कर दिया। सबसे पहले पंचगनी की पहाड़ियों में उन्होंने स्ट्रॉबेरीज की फार्मिंग की शुरुआत की, जिसका असर उस जगह पर यह पड़ा कि आज भी पंचगनी की पहाड़ियां स्ट्रॉबेरी फार्मिंग और जैम फैक्ट्रीज के लिए ही जाना जाता है। जमशेद टाटा जी ने बेंगलोर और मैसूर के वेदर को ऑब्जर्व किया तो पता चला कि यहाँ का वेदर बिल्कुल फ्रांस के वेदर जैसा ही है। इसलिए जमशेद जी ने फ्रांस में ब्रीड किए जाने वाले सिल्क वॉर्म्स को भारत में ले आए, जहाँ पर उन्होंने बेंगलोर और मैसूर में जमीनें खरीदी और टाटा सिल्क फार्म ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया और साथ ही में लोकल फार्मर्स से सिल्क वॉर्म की ब्रीडिंग भी करवाई। उनके इन्हीं इनिशिएटिव से भारत को मैसूर सिल्क और बेंगलोर सिल्क साड़ी जैसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स मिले। अब जमशेद जी अपने होम टाउन यानी बॉम्बे शहर को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे और वो ये जानते थे कि सिटी के डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास होटल होना बहुत ही जरूरी है। और इसी को देखते हुए उन्होंने साल 1898 में द ताज होटल बनवाना चालू कर दिया। इस होटल के डेवलपमेंट में होटल के डिजाइन, स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन से लेकर उनका काफी योगदान रहा। जमशेद जी का ये विजन था कि होटल का हर रूम समुद्र को फेस करे और उसमें रहने वाले गेस्ट को ऐसा फील हो कि वो पानी में फ्लोट कर रहे हो। और साल 1903 में इस होटल को पब्लिकली ओपन किया गया और उस समय पूरे बॉम्बे की ये पहली बिल्डिंग बनी जिसमें लाइट इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी। इसी के साथ जमशेद टाटा जी ने ऐसे कई सारे इनिशिएटिव लिए, पर उनका मेन इनिशिएटिव था भारत में स्टील बिजनेस स्टार्ट करना। अब भारत में कंस्ट्रक्शन, रेलवेज और इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए स्टील की जरूरत थी। इसीलिए जमशेद जी का सपना था भारत में स्टील प्लांट को खोलना, जिसके बाद उन्होंने अगले 17 साल भारत में अलग अलग जगहों पर आयरन ओर ढूंढने में लगा दिए और फिर साल 1899 में बंगाल प्रोविंस में आयरन ओर रिजर्व मिल गए, जिसके बाद उन्होंने तुरंत आयरन ओर माइनिंग और स्टील प्लांट सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जमशेद टाटा जी खुद अपनी आंखों से भारत में स्टील बनता हुआ नहीं देख पाए, क्योंकि साल 1904 में जमशेद जी ने 65 की एज में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। जमशेद टाटा जी का विजन और उनके ड्रीम्स इतने ग्रैंड थे कि उनके जीते जी उन सब का पूरा होना पॉसिबल नहीं था, जिसके बाद उनके सभी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उनके बेटे दोराबजी टाटा ने। अब जमशेद जी का मानना था कि भारत साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन के मामले में वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत पीछे है। वो
भारत में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करना चाहते थे जो यहाँ वर्ल्ड क्लास रिसर्चर्स और साइंटिस्ट प्रोड्यूस करे। इसी को देखते हुए दोराबजी टाटा ने मैसूर के राजा कृष्णराज की मदद ली और साल 1909 में बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को एस्टेब्लिश किया, जहाँ पर नोबेल पुरस्कार सीवी रमन पहले डायरेक्टर बने। और आगे चलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम और पहले इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट दाहस के डेवलपमेंट में काफी अहम रोल निभाया। अब भारत में एजुकेशन एस्टेब्लिश करने के साथ साथ जमशेद जी ने भारत में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का भी सपना देखा था। इस प्रोजेक्ट में गोवा और महाराष्ट्र के बीच पड़ने वाले दूधसागर फॉल्स का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाना था, जिसको कंप्लीट करने के लिए दोराबजी टाटा ने 7,000 वर्कर्स को इन्वॉल्व करके आर्टिफिशियल लेक्स, डैम्स और कैनल्स बनवाए। और साल 1911 में ये प्लांट तैयार हुआ और पावर जनरेशन शुरू हुआ, जिसके बाद मुंबई के मिल्स और फैक्ट्रीज को इससे सप्लाई मिलना चालू हो गई। और आज के समय हम इसी कंपनी को टाटा पावर के नाम से जानते हैं। अब स्टील कंपनी का काम जो जमशेद जी टाटा ने शुरू किया तो उसको पूरा करने की जिम्मेवारी भी दोराबजी टाटा ने ली। और साल 1907 में उन्होंने कंपनी स्टैब्लिश की और स्टील प्लांट के लिए उन्होंने 23 करोड़ का IPO भी निकाला। अब उस समय चल रहे स्वदेशी आंदोलन की वजह से सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ही करीब 8,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया और कंपनी का नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को रखा गया। और साल 1912 में टिस्को से पहला स्टील प्रोड्यूस होकर बाहर निकला। अब ठीक इसी के 2 साल बाद ही 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 चालू हो जाती है और ब्रिटेन की स्टील डिमांड अचानक से शॉर्ट अप हो गई। अब उन्हें टैंक्स, ट्रक्स, रेलवेज इन सभी के डेवलपमेंट या प्रोडक्शन के लिए स्टील चाहिए था और टिस्को के प्लांट ने दिन रात काम करके इस डिमांड को भी पूरा किया। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद उस समय के वॉइस रॉय ने टिस्को की कंट्रीब्यूशन की सराहना की और जिस इलाके में टिस्को का प्लांट था उस इलाके का नाम जमशेद टाटा जी के नाम के ऊपर जमशेदपुर रख दिया और रेलवे स्टेशन का नाम रखा टाटा नगर। अब दोराबजी टाटा के लीडरशिप में टाटा ग्रुप का बिजनेस कई गुना तक बढ़ चुका था। साल 1932 में दोराबजी टाटा की मृत्यु हो गई, पर जाने से पहले उन्होंने टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को स्टील, पावर, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, बैंकिंग और इंश्योरेंस जैसे कई सारे बिजनेसेस में रास्ता बना दिया। दोराबजी टाटा की डेथ के बाद साल 1938 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने JRD टाटा। JRD टाटा जी ने साल 1925 में ही बिजनेस ज्वाइन कर लिया था और वो टिस्को के प्लांट में काम सीख रहे थे। JRD टाटा एविएशन के फील्ड में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे, इसलिए उन्होंने साल 1932 में टाटा एविएशन की शुरुआत की। ये एयरलाइन पैसेंजर्स और कार्गो ट्रांसपोर्ट जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली भारत की पहली एयरलाइन बनी। इसकी पहली फ्लाइट खुद JRD टाटा जी ने उड़ाई थी, जिसके बाद वो भारत के पहले कमर्शियल एयरलाइन पायलट बन गए थे। JRD टाटा ने चेयरमैन बनने के बाद ऑब्जर्व किया कि भारत को सोडा ऐश और कास्टिक सोडा जैसे एसेंशियल केमिकल्स बाहर से मंगाने पड़ रहे हैं। ये केमिकल्स ग्लास, टेक्सटाइल, सोप और डिटर्जेंट जैसे एसेंशियल प्रोडक्ट्स बनाने के काम आते हैं और JRD टाटा चाहते थे कि इन सभी केमिकल्स को भारत के अंदर ही प्रोड्यूस किया जाए। इसलिए साल 1839 में उन्होंने गुजरात के मीठापुर टाउन में एक केमिकल प्लांट को एस्टेब्लिश किया और कुछ इस तरह शुरुआत हुई टाटा केमिकल्स की। ये वही टाटा केमिकल्स है जो आज टाटा सॉल्ट को भी मैन्युफैक्चर करता है। अब केमिकल्स का बिजनेस काफी अच्छी तरह से चलने लगा, लेकिन JRD टाटा का ड्रीम अभी भी एयरलाइन बिजनेस को और ग्रो करने का था और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सभी एयरप्लेन्स को सीज कर लिया, जिसकी वजह से टाटा एयरलाइन सर्विसेज रातों रात बंद पड़ गई। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ वैसे ही JRD टाटा ने एयरलाइन बिजनेस में रिटर्न करने का डिसीजन लिया और कुछ इस तरह साल 1943 में शुरुआत होती है एयर इंडिया की। एयर इंडिया को अपनी अटेंटिव सर्विसेज के लिए जाना जाता था। उनकी फ्लाइट का फूड, क्लीनलीनेस, इन लाइट फ्लाइट एंटरटेनमेंट सब कुछ टॉप क्लास था और साथ ही में एयर इंडिया टाइम शेड्यूल के हिसाब से ही चलती थी। इन सभी रीजंस की वजह से न ही केवल भारत में बल्कि ग्लोबली भी एयर इंडिया को वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन के तौर पर जाना जाता था। JRD टाटा जी एयर इंडिया को अपनी चाइल्ड की तरह ग्रो कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनकी एयर इंडिया को उनसे एक ही झटके में छीन लिया गया। आजादी के बाद भारत सरकार ने सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स मॉडल को अपनाया था, जिसके तहत देश के इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज जैसे ट्रांसपोर्टेशन सरकार के कंट्रोल में होना चाहिए ताकि ये इंडस्ट्रीज प्रॉफिट से ज्यादा पब्लिक की सर्विसेज पर फोकस करें। जिसके बाद साल 1953 में एयर इंडिया को गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया गया, जिसकी वजह से एयर इंडिया का ट्रेजिक डाउनफॉल शुरू हो गया, जिस कारण एयर इंडिया ने अपना वर्ल्ड क्लास स्टेटस भी खो दिया। लेकिन इसके बाद भी JRD टाटा ने टाटा ग्रुप को ग्रो करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। JRD टाटा जी ने देखा कि आजादी के बाद भी देश में कोई भी इंडियन कॉस्मेटिक ब्रांड नहीं है, जिसे देखते हुए उन्होंने लैक्मे ब्रांड की शुरुआत। हाँ, लैक्मे टाटा ग्रुप का ही एक ब्रांड है। लैक्मे एक फ्रेंच वर्ड है जिसका हिंदी में अर्थ है लक्ष्मी। JRD टाटा जी ने जानबूझकर इसको एक इंडियन ब्रांड नेम नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडियन वुमेन फॉरेन कॉस्मेटिक ब्रांड से ऑब्सेस्ड थी और फॉरेन ब्रांड को ही वो बेस्ट मानती थी। इसलिए लैक्मे नाम देकर उन्होंने इस ब्रांड को एक इंटरनेशनल लेवल की मार्केटिंग दी। इसी के साथ JRD टाटा ने जमशेदपुर में एक रेलवे इंजन बनाने वाली फैक्ट्री को भी खरीद लिया और शुरुआत हुई टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी की, जिसे बाद में टेल्को नाम रख दिया गया। शुरू में टेल्को रेलवेज के लिए स्टीम इंजन ही बनाती थी, लेकिन JRD टाटा जी
जी ने इसे ट्रक मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपेंड कर दिया। उन्होंने टाटा 407 ट्रक लॉन्च किया जो अपनी स्लिम और स्ट्रॉन्ग डिजाइन की वजह से काफी पॉपुलर हो गई और इंटरनेशनल ब्रांड को बीट करते हुए 70% मार्केट ग्रैब कर लिया। इंजन और ट्रक बनाने वाली इस कंपनी को आज हम टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। बिजनेस के अलावा जेआरडी टाटा जी ने भारत को उसके सबसे कठिन वक्त में भी मदद की। 1962 के इंडो चाइना वॉर और 1965 की इंडो पाक वॉर के दौरान उन्होंने भारत सरकार को हर तरह की सपोर्ट की एश्योरिटी दी। उन्होंने टाटा इंजीनियर्स को दिल्ली भेजा ताकि वो देश को मिलिट्री इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर सके। उन्होंने अपने एयर इंडिया का एक्सपीरियंस यूज किया और इंडियन एयर फोर्स के लिए 10 इयर्स डिफेंस प्रिपेयरनेस प्लान्स भी बनाए। इस रिपोर्ट में सिग्नल इक्विपमेंट्स, रेडार और स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट इंक्लूडेड थी। गवर्नमेंट और इंडियन एयर फोर्स को इससे बहुत मदद मिली। जेआरडी टाटा की इन्हीं कंट्रीब्यूशन को देखते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें इंडियन एयर फोर्स में ऑनररी एयर कमांडर की पोस्टिंग भी दी थी। साल 1991 तक जेआरडी टाटा जी ने टाटा ग्रुप की कंपनीज का नंबर 84 तक पहुंचा दिया था। 24,000 करोड़ का रेवेन्यू और 2,70,000 एम्प्लॉइज थे। लेकिन 87 की एज में अब समय आ चुका था कि टाटा ग्रुप की कमान किसी और को सौंप दी जाए। इसलिए जेआरडी टाटा जी ने टाटा फैमिली के एक प्रॉमिसिंग मेंबर को चुना जिनका नाम था सर रतन टाटा। चेयरमैन बनने से पहले करीब 30 साल पहले 1962 तक सर रतन टाटा यूएसए में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे कि तभी उन्हें जेआरडी टाटा जी का एक लेटर आता है जिसमें उन्हें इंडिया आकर बिजनेस ज्वाइन करने को कहा गया था। जिसके बाद रतन टाटा इंडिया आकर उन्होंने टेस्को को ज्वाइन किया और वहाँ पर एक नॉर्मल वर्कर की तरह काम शुरू किया। उनकी डेडिकेशन और बिजनेस टैलेंट को देखकर उन्हें एक के बाद एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने लगी। चेयरमैन बनने से पहले उन्होंने इम्प्रेस मिल को लॉसेस से निकालकर प्रॉफिटेबल बनाया था। साथ ही में टेल्को में मेजर लेबर अनरेस्ट को सक्सेसफुली रिजॉल्व भी किया था। और टाटा की नेल्को कंपनी जो टेलीविजन और रेडियो वगैरह बनाती है उसका रेवेन्यू 3 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ तक कर दिया था। साल 1991 में जब सर रतन टाटा चेयरमैन बने तब उन्हें पता था कि टाटा ग्रुप बाहर से तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन रियलिटी में कई चीजों में वो पीछे छूटता जा रहा है। उन्हें लगा कि टाटा ग्रुप हाई टेक्नोलॉजी और एआई कंप्यूटिंग में काफी पीछे है और टाटा ग्रुप ने काफी समय से कुछ यूनिक भी नहीं किया है। सर रतन टाटा टाटा ग्रुप के थ्रू इंडिया के लिए कुछ रिवॉल्यूशनरी करना चाहते थे और उन्होंने ऑब्जर्व किया तो देखा कि भारत में ऐसी कोई भी कार नहीं है जिसका डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक सब कुछ भारत में ही हुआ हो। इसलिए साल 1995 में रतन टाटा ने 100% इंडियन कार को बनाने की ठान ली। एक ऐसी कार जो अफोर्डेबल हो, फ्यूचरिस्टिक हो, स्पेशियस हो और हाई माइलेज देती हो। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बिल्ड करने की कॉस्ट अराउंड $2 बिलियन थी जो उस समय एक बहुत ही बड़ा अमाउंट था। अब इसी को देखते हुए टाटा ग्रुप ने एक जुगाड़ लगाया और ऑस्ट्रेलिया में बने निसान के प्लांट को 1/5 कॉस्ट में खरीद लिया। जिसके बाद इस प्लांट को पूरा डिसमेंटल करके इंडिया लाया गया और पुणे में रिबिल्ड किया गया। सर रतन टाटा ने खुद कार को डिजाइन करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया और फिर साल 1998 में कार को लॉन्च किया जिसका नाम था इंडिका। ऑटोमोबाइल में कदम रखने के बाद रतन टाटा जी ने टेक्नोलॉजी पर फोकस किया। उन्होंने देखा कि टीसीएस का फोकस इंडियन कंपनीज को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जैसे डेटा एंट्री और बुक कीपिंग देने में था जो कि एक बहुत ही बेसिक लेवल का काम था। इसलिए सर रतन टाटा ने टीसीएस का फोकस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से लेकर सॉफ्टवेयर सर्विस पर ले आए। जिसके बाद टीसीएस ने इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया। सर रतन टाटा टीसीएस के लिए आईपीओ भी लाए जिससे कंपनी को फंडिंग भी मिली और इन्हीं स्टेप्स की वजह से आज टीसीएस इंडिया की बिगेस्ट आईटी कंपनी है। अब टीसीएस की सक्सेस के बाद फिर से सर रतन टाटा जी ने वापस से टाटा मोटर्स पर फोकस किया। उन्होंने देखा कि इंडिया की मेजॉरिटी मिडिल क्लास फैमिली एक कार अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए पूरी फैमिली को एक बाइक या स्कूटर में एडजस्ट होकर जाना पड़ता था जो बहुत ही अनकंफर्टेबल और अनसेफ था। सर रतन टाटा का सपना था एक मिडिल क्लास को स्कूटर से कार मिलाना। जिसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि वो एक ऐसी कार लॉन्च करेंगे जिसका प्राइस सिर्फ 1 लाख रुपए होगा और फिर साल 2009 में लॉन्च हुई टाटा नैनो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नैनो एक फेलियर साबित हुई। नैनो कार का सबसे बड़ा एडवांटेज था उसका प्राइस जो कि था 1 लाख रुपए, पर यही उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बन गया। अब इंडिया में लोग कार को एक स्टेटस सिंबल की तरह देखते हैं। जिसके पास एक कार होती है उसे सक्सेसफुल और अमीर माना जाता है। लेकिन नैनो के डिजाइन और उसके प्राइस की वजह से लोग उसे वर्ल्ड चीपेस्ट कार और मैच बॉक्स की तरह ट्रीट करने लगे। जहाँ दूसरे कार ओनर्स अपनी कार की वजह से प्राउड फील करते थे, वहीं नैनो ओनर्स अपनी कार की वजह से एम्बैरेस्ड फील करते थे और इसी वजह से नैनो फेलियर साबित हुई। जिसके बाद टाटा मोटर्स ने इससे कंज्यूमर्स बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ सीखा जो कि आज टाटा के लाइनअप में देखा जा सकता है और आज टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप की सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी बन चुकी है। अब सर रतन टाटा चाहते थे कि इंडिया की कंपनीज को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली भी बिजनेस करना चाहिए। इसीलिए फॉरेन मार्केट में बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने एक के बाद एक फॉरेन ब्रांड को एक्वायर करना चालू कर दिया। जैसे टाटा मोटर्स को एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने लैंड रोवर और जैगुआर को एक्वायर कर लिया। ग्लोबल टी और कॉफी मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने टेटली और 8 o'clock कॉफी ब्रांड को एक्वायर कर लिया और न जाने कितने कंपनीज की वजह से आज टाटा ग्रुप का आधे से ज्यादा रेवेन्यू देश के बाहर से आता है। सर रतन टाटा
टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने जो अचीवमेंट्स हासिल की है उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। फिर चाहे वो टाइटन के द्वारा वन ऑफ द मोस्ट स्लिमेस्ट वॉच बनाना हो या फिर टीसीएस का वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर बनाना हो, ऑलमोस्ट हर एरिया में टाटा ग्रुप ने सक्सेस ही हासिल की है। सर रतन टाटा का कहना है कि अगर तेज चलना है तो अकेले चलो और अगर दूर तक चलना है तो सबको साथ लेकर चलो। टाटा ग्रुप ने एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई है तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स भी बनाए हैं। टाटा ग्रुप अपने इन्वेस्टर्स, अपने एम्प्लॉयज, अपने कस्टमर्स और अल्टीमेटली अपने देश को हमेशा साथ लेकर ही चला है और इसीलिए आज इन्हें जितनी भी सक्सेस मिली है उससे कई गुना ज्यादा लोगों की रिस्पेक्ट मिलती है। तो दोस्तों ये थी सर रतन टाटा और टाटा ग्रुप की पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और पता चला होगा इस कहानी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।